किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि ये हमारा चैनल है हमारे किसान भारत किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो रहें और कृषि में आप इसका लाभ उठाएँ। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई किए हुए हैं उस पे स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। और उसमें हम पहली सिंचाई कितने दिन पर करनी चाहिए, कैसे सिंचाई हमें करना है, और दूसरा कौन सी खाद डालने से हमारा अच्छे कल्लों का विकास होगा, जड़ का विकास होगा और हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। यही टाइम है जब हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम अपने फसल को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम देखते होंगे कि जो हमारे किसान भाई गेहूं नवंबर में बुआई कर चुके हैं और गेहूं कितने दिन का हो गया, लगभग 21 से 25 दिन का हो चुका है। उसमें एक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है, CRI स्टेज। उसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। जैसे मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, जैसे ये गेहूं है, इसमें एक देखेंगे इसको, ये गेहूं है, इसमें ये जो चारों तरफ इसके एक रूट डेवलप हो रही है, जड़ डेवलप हो रही है, इसको बोलते हैं हम CRI स्टेज। और ये जो बीच वाली जड़ है इसको सेमिनल जड़ बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये CRI स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिक स्टेज होती है। इसको ताज जड़ भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब हमारा 21 से 25 दिन की जब गेहूं की फसल होती है उस समय हमें पहले सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसमें हमें बात ध्यान देना है कि जब सिंचाई करना है तो हमें फ्लड इरिगेशन गेहूं में नहीं करना है। क्यों? अगर हम ज़्यादा पानी की मात्रा 21 से 25 दिन में चला देते हैं तो हमारे क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो मिट्टी में हमारे सॉइल में एरेशन होता है वो बंद हो जाता है। वो संरद्र जो होते हैं, पोर स्पेस होते हैं, सारे भर जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो CRI रूट होती है, क्रांतिक जड़ होती है, उसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एरेशन बंद हो जाता है। जो हवा का आवागमन है वो बंद हो जाएगा और माइक्रोब्स भी जो एक्टिव होते हैं वो भी सीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जड़ का विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारे किसान भाई ये सावधानी ज़रूर रखें कि अगर बुआई करें, बुआई करने के बाद जब उसमें क्यारी विधि से सिंचाई करें और हल्का जो प्रथम पानी लगाना है हल्का लगाना है। अगर हल्का लगाएंगे तो उससे हमारा जब जड़ का अच्छा विकास होगा, क्योंकि CRI स्टेज में जड़ का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही आगे निर्धारण करता है कि हमारा गेहूं का उत्पादन कितना होगा। तो हमारे किसान भाई बहुत ही हल्का शुरुआत में पानी लगाना चाहिए। और एक बात और आती है, हमारे किसान भाइयों का प्रश्न रहता है कि हम किस खाद का उपयोग करें गेहूं में बुआई करने के बाद। बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि जैसे DAP जब हम बुआई के समय या NPK का बुआई के समय अगर यूज़ किए हैं तो हमें बाद में यूज़ नहीं करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है हम किसान भाइयों के लिए, जो शुरुआत में DAP या NPK या सुपर डाल नहीं पाए हैं। वो क्या कर सकते हैं, अगर DAP का यूज़ करना है तो एक बैग DAP का वो सिंचाई से पहले यूज़ कर दें। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो होता है ये अघुलनशील होता है, इमोबाइल होता है, चल नहीं पाता है। क्योंकि हम ऊपर से डाल रहे हैं, डालना तो हमें मिट्टी में नीचे डालना चाहिए, चाहे NPK हो, चाहे DAP हो, चाहे सुपर हो, बुआई के समय डालना चाहिए। लेकिन अब हम ज़मीन में नीचे बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था, तो हम बुआई से पहले डाल देंगे। जब बुआई से पहले डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि जड़ नीचे बाद में सिंचाई करेंगे तो हमारा फास्फोरस क्या होगा, नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर जाएगा, जहाँ पे हमारी CRI स्टेज होती है। तो पौधा क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा। जो हमारे किसान भाई अगर DAP नीचे डाले हुए हैं, NPK नीचे डाले हुए हैं, सुपर नीचे डाले हुए हैं, उनको क्या डालना चाहिए?
जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन बहुत ही अच्छा हो और उसमें बहुत सारे कल्ले आएँ और उत्पादन अधिक मात्रा में हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो किसान भाई 20-20-0-13 अगर एनपीके में डाले हैं या सुपर डाले हैं, उन किसान भाइयों को हमें बाद में सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान भाई सुपर अगर डाले हैं तो उसमें 11% उनको सल्फ़र मिल गया है। अगर 20-20-0-13 डाले हैं तो उनको 13% सल्फ़र ऑलरेडी मिल चुका है हमारे पौधों को। तो हमारे किसान भाई सल्फ़र नहीं डालेंगे। दूसरा, अगर जो डीएपी का यूज किए हैं उनको आखिर क्या डालना चाहिए? तो उन किसान भाइयों को ये डालना चाहिए कि हमें यूरिया जो नाइट्रोजन है 20 किलोग्राम मात्रा हमको डालना है। तो 20 किलोग्राम मात्रा का मतलब नाइट्रोजन का मतलब हो गया कि लगभग 45 किलोग्राम यूरिया हमको यूज करना पड़ेगा। और उसको कल्ले बढ़ाने के लिए और क्या हमको डालना चाहिए? उसका अच्छा ग्रोथ हो, क्लोरोफिल अच्छा बने, उसके जो कल्ले हों बराबर हों, रूट अच्छी डेवलप हो, विकास अच्छा हो, तो उसके लिए और क्या डालना चाहिए? हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जिंक जिंक का प्रयोग हमारी मिट्टी में बहुत ही डिफिशियंसी उसकी पाई जाती है। तो हमें जिंक सल्फेट का भी प्रयोग यूरिया के साथ में करना चाहिए। कैसे करना है? अगर 21% अगर जिंक का हम प्रयोग करते हैं तो मात्रा उसकी कितनी लगेगी? 8 से 10 किलोग्राम लगेगा पर एकड़। अगर हम 33% का अगर प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम जिंक वो सफिशिएंट होता है, जो 1 एकड़ के लिए हमको डालना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और अगर जो हमारे किसान भाई जैसे सल्फ़र वाली खाद नहीं डालें, जैसे 20-20-0-13 और सुपर का प्रयोग नहीं किए हैं, उन किसान भाइयों के लिए सल्फ़र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जो WDG आता है 90%, उसका हमको 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और ये सब सारी चीज़ें यूरिया 45 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके एक साथ में डालें। और जैसे हमको कल सिंचाई करनी है तो आज हमको ब्रॉडकास्ट कर देना है, उसमें फैला देना है, जिसके बाद में सुबह सिंचाई कर देना है। इससे क्या होगा? जैसे आप सपोज करिए कि हमारा अगर बहुत ज़्यादा पानी, मैंने पानी की बात की थी शुरुआत में कि पानी आप ज़्यादा मत भरिएगा। अगर पानी आप ज़्यादा भर देते हैं और शाम को आपने यूरिया छिड़काव किया है तो क्या होगा? लीच डाउन हो जाएगा हमारा, मतलब निछालन हो जाएगा जो नाइट्रोजन होगा। और नाइट्रोजन रिस्पांसिबल होता है अच्छे कल्ले देगा, क्लोरोफिल अच्छा बनेगा, अच्छे मात्रा में उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारी प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन करेगा। जिंक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, बहुत सारे हार्मोनल का काम करता है वो। सल्फ़र क्या करता है कि कल्लों को बढ़ाएगा, क्लोरोफिल में निर्माण करेगा। नाइट्रोजन जो है उसकी इफ़िशियंसी को भी बढ़ाने का नाइट्रोजन सल्फ़र काम करता है, नाइट्रोजन की उपयोगिता को बढ़ाता है। और जो हमारे फंगस वाले रोग लगते हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान भाई हमारे पोटास का प्रयोग बुआई के समय नहीं किए हैं, उन किसान भाइयों को ये सुनहरा मौका है। इसी के साथ हमें पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। कितना प्रयोग करना है हमें? 25 किलोग्राम पोटास का, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% आता है, उसका करना है। और यूरिया में ही उसी के साथ मिक्स करके ब्रॉडकास्ट कर देना है। जब ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो नीचे जाएगा और आराम से पौधे को मिलेगा। तो सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें बताई। किसान भाई आप इसको अवश्य अपनाइए और देखेंगे कि आपका उत्पादन, जो हमारे कल्ले हैं उनकी संख्या बहुत ही भारी मात्रा में निकलेगी। और भारी मात्रा में निकलेगी। हमारे जो ज़मीन, हमारे पौधे में, गेहूं में रोग लगते हैं वो भी कम लगेंगे, क्योंकि जो माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और जो मैंने बताया है किसान भाई, आप इसको अपनाइए। और जिसके बाद में जब 15 से 20 दिन हो जाएं, फिर इस कमेंट में अवश्य बताइए कि आपका इस मेरे वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिला
और आपकी फ़सल कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।